हजारों साल पुरानी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री जो सामने आई है आज अलग अलग थ्योरीज की शक्ल में। Great Pyramid is arguably the most enigmatic structure on the face of the earth. Built around 2500 BC, it is the tallest structure on Earth for more than 3,500 years. Built as gargantuan tombs of shining white limestone. लेकिन हकीकत से आज भी सब महरूम है। किस तरह आखिर इसे बनाया गया, ये सवाल है सबके जहनों में। इसी मिस्ट्री का राज जानेंगे आज की इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज कॉनन। वी आर गोइंग टू कवर द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। किस तरह बनाया गया इसे उस दौर में कि जब कोई बुलडोज़र, कोई मॉडर्न टूल या कोई व्हील तक नहीं था। आखिर क्या वजह है इसको बनाने के पीछे? क्या उस वक्त के लोग हमसे भी ज़्यादा ज़हीन और होनहार थे, या फिर उस दौर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद थी कि जिससे आज हम सब महरूम हैं, या फिर इन पिरामिड्स को बनाने वाला कोई इंसान था ही नहीं। इजिप्ट में बहुत सारे पिरामिड्स बनाए गए थे, जिनमें से आज कुछ खस्ता हालत में मौजूद हैं और कुछ ख़त्म हो चुके हैं। और जो पिरामिड्स बचे हैं उनमें सबसे बड़े पिरामिड ऑफ खुफू, जिसे ग्रेट पिरामिड भी कहा जाता है, पिरामिड ऑफ खाफरे जिन्हें सन ऑफ खुफू माना जाता है, और तीसरा पिरामिड ऑफ मेनकौरे जिन्हें सन ऑफ खाफरे माना जाता है। इन पिरामिड्स को लेकर बहुत सारी मिस्ट्रीज जुड़ी हैं, जैसे कि ओरियंस बेल्ट कॉन्स्टलेशन थ्योरी के मुताबिक गीज़ा के 3 पिरामिड्स खुफू, खाफरे और मेनकौरे का लेआउट ओरियन के 3 स्टार्स से मिलता जुलता है। मिस्रियों के लिए इन 3 स्टार्स या फिर ओरियन बेल्ट का ताल्लुक इनके आफ्टर लाइफ के गॉड से था, और इसीलिए ही उन्होंने पिरामिड्स को स्टार्स के पैटर्न में बनाया। लेकिन अब क्योंकि काफ़ी साल गुजर चुके हैं तो कहा जाता है कि अब उन स्टार्स की अलाइनमेंट भी आसमानों में बदल चुकी है। और एक और हैरानी वाली बात यह है कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा परफेक्टली अलाइंड है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट की डायरेक्शंस में। मतलब इन पिरामिड्स की 4 साइड्स ऑलमोस्ट इन डायरेक्शंस की तरफ फेस करते हैं, और ये अलाइनमेंट्स इतनी ज़्यादा एक्यूरेट हैं विद अ वेरी मिनिमम एरर कि अगर विदाउट मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स देखा जाए तो ये बताना मुश्किल है कि किस तरह उन्होंने ये सारी चीज़ें मेजर की हैं। इस पिरामिड को बनाने के लिए 2.3 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स का यूज़ किया गया है, और हर ब्लॉक का वेट 2.5 से 15 टन्स तक का है, और इस पूरे पिरामिड का वेट 5.9 मिलियन टन्स है। यानी एक टाइटैनिक का वेट होता है 50,000 टन्स। वहीं बुर्ज खलीफा का वेट है 5 लाख टन्स। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ 50,000 और 5 लाख टन्स और कहाँ 5.9 मिलियन टन्स। दुनिया के 7 अजूबों में से बाकी रह जाने वाला ग्रेट पिरामिड एक इकलौता अजूबा है। ये मोनूमेंट 4,500 साल पुराना है। स्टिल हमें इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें मालूम ही नहीं हैं। कुछ थ्योरीज के मुताबिक उस वक्त के जो राजा महाराजा होते थे, जिनको फ़ैरो कहा जाता था, उनके लिए ये पिरामिड्स मकबरे के तौर पर बनाए जाते हैं, क्योंकि उस वक्त के लोग आफ्टर लाइफ पर बिलीव करते थे। उनका मानना था कि मरने के बाद एक नई ज़िंदगी शुरू हो जाती है, और मरने के बाद लोग गॉड के सामने पेश होते हैं, और जो नेक अमाल करने वाले लोग होते हैं वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि उस वक्त के जो राजा महाराजा होते थे वो अपनी अथॉरिटी और अपनी पावर दिखाने के लिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट जो है दिया था अपने लोगों को बनाने के लिए, ताकि वो आने वाली जनरेशन को ये बता सकें कि उनके पास कितनी पावर थी, वो क्या कर सकते थे। और इसका एविडेंस खुद ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है, जो कि अब तक सालों बाद भी साबित खड़ा है। इन पिरामिड्स के अंदर उनके मकबरे के साथ साथ कुछ सोने, चांदी और कीमती चीज़ें और खाने पीने की कुछ अशियात होती थी, क्योंकि वो समझते थे कि जितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें इन पिरामिड्स में होंगी उतनी ज़्यादा उनके राजा की या उनके फ़ैरो की आफ्टर लाइफ होगी। लेकिन असल बात जो लोगों को सदियों से हैरान करते हुए आ रही है वो ये है कि आखिर इन पिरामिड्स को किस तरह बनाया गया। इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन जो बहुत मशहूर है वो है रैम्प थ्योरी, स्पेशली 3 जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 1 बाय 1। तो ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए। कीप वॉचिंग। उस दौर में इंजीनियर्स या लेबर्स के लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था ब्लॉक्स को ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, नीचे से ऊपर चढ़ाना। विच ब्रिंग्स अस टू द थ्योरी द स्ट्रेट रैम्प। इजिप्शियंस ने पिरामिड बनाते वक्त मिट्टी या पत्थर की एक बड़ी ढलान बनाई। इस रैंप पर पत्थरों को खींचकर धीरे धीरे पिरामिड के ऊपर ले जाया जाता था। अक्सर कुछ घर जो थोड़ी हाइट पर बने हुए होते हैं तो उनके दरवाजे पर सीढ़ी के साथ साथ एक स्लोप टाइप का बना हुआ होता है कि जिस पर से कोई भी गाड़ी
आराम से अंदर लाई जा सके। बिल्कुल उसी तरह उस दौर में पिरामिड का हर ब्लॉक, जिसका वेट 3 टन तक यानी एक गाड़ी से भी ज़्यादा होता था, उसको सीधा उठाना इम्पॉसिबल था। इसलिए रैम्प स्लोप बनाया गया कि जिस पर से पत्थरों को ड्रैग करना ईजी हो गया। लेकिन इस थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि हाइट। पिरामिड की हाइट बताई जाती है 146 मीटर, और वहीं जो स्ट्रेट रैम्प था उसको 7 से 10 डिग्री एंगल से बनाया गया था, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा एंगल लिया जाता तो भारी ब्लॉक्स को ड्रैग करना मुश्किल हो जाता और गिरने का भी खतरा था। रैम्प को 7 डिग्री पर रखते हुए जिस तरह पिरामिड को ऊंचा करना पड़ता, वैसे वैसे इस रैम्प को भी लंबा करना पड़ता, जिसकी वजह से रैम्प की लेंथ खुद असल पिरामिड से भी 10 गुना ज़्यादा होती, और जितना मटेरियल पिरामिड को बनाने में लगा था उससे कई गुना ज़्यादा रैम्प को बनाने में लग जाता। और फिर बाद में उस रैम्प को तोड़ना भी था, क्योंकि पिरामिड ऑफ गीज़ा के आसपास कहीं पर भी रैम्प के कोई नामो निशान नहीं मिले हैं। मतलब पिरामिड को बनाने के लिए पिरामिड से भी कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ बनानी पड़ती पहले, और फिर उसे तोड़ना भी पड़ता, जो कि अपने आप में एक इम्पॉसिबल चीज़ है। जिसकी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट ने एक और थ्योरी प्रपोज की, द स्पाइरल रैम्प थ्योरी। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इजिप्शियंस ने पिरामिड के इर्द गिर्द एक स्पाइरल या गोल गोल घूमती हुई रैम्प बनाई थी। सोचें जैसे कि एक पहाड़ पर सीधा रोड नहीं होता, बल्कि जिगजैग रोड होते हैं जहाँ से गाड़ी धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है। बिल्कुल यही आइडिया इस थ्योरी में यूज़ किया गया है पिरामिड्स के लिए। अब इससे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि जो कि स्ट्रेट रैम्प थ्योरी में थी, जिसमें रैम्प स्ट्रेट और स्टेबल रखने की वजह से उसकी लेंथ पिरामिड से कहीं ज़्यादा बन रही थी। स्पाइरल रैम्प ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं थी, जिसमें मटेरियल भी कम लगता और इस पर पत्थर को प्रैक्टिकली जो है ड्रैग करना पॉसिबल था। पिरामिड जैसे जैसे ऊपर बनता जाता, रैम्प भी उसके साथ साथ जो है गोल गोल घुमा के बनाई जाती। पत्थर को स्ट्रेट रैम्प के थ्रू 2 किलोमीटर लंबी स्लोप से खींचने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि छोटी छोटी रैम्प्स बनाई जाती जो पिरामिड के किनारे घूमकर ऊपर ले जाती थी। लेकिन यहाँ पर भी आकर मसले ख़त्म नहीं हुए। द मेन प्रॉब्लम वाज स्पेस प्रॉब्लम। वी नो पिरामिड के 4 एजेस हैं, जिनको मेंटेन रखते हुए थिन करते जाना ताकि वो एक ट्रायंगल शेप दें। ये सब पॉसिबल था स्ट्रेट रैम्प तक, बट स्पाइरल रैम्प थ्योरी में पिरामिड के इर्द गिर्द रैम्प बनाया जाता है, जिसकी वजह से एजेस को मेंटेन रख पाना मुमकिन ही नहीं था। जिसकी वजह से 2005 में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक और थ्योरी प्रपोज की, द इंटरनल रैम्प। ये थ्योरी कहती है कि पिरामिड के अंदर ही एक स्पाइरल रैम्प बनाई गई थी। ब्लॉक्स को बाहर से ऊपर ले जाने के बजाय उन्हें पिरामिड के अंदर ही से हिडन स्पाइरल्स के थ्रू खींचकर ग्रेजुअली टॉप तक ले जाया जाता था। तो बेसिकली ये काम कुछ इस तरह करती थी कि पहले पिरामिड का नीचे का हिस्सा आउटर शेल बनाया गया, उसके बाद अंदर एक स्पाइरल रैम्प डिज़ाइन किया गया जो पिरामिड के अंदर घूमता हुआ ऊपर जाता था। मजदूर ब्लॉक्स को खींचकर इसे उन पाथ से ऊपर ले जाते थे, और कॉर्नर्स पर छोटे छोटे टर्निंग चैम्बर्स होते थे कि जहां वो ब्लॉक्स को मोड़कर अगले रैंप पर चढ़ाते थे। सोचो एक बिल्डिंग के अंदर जो कार पार्किंग के लिए स्पाइरल रैंप बनाया जाता है जो बाहर से नज़र नहीं आता। इस इंटरनल रैंप थ्योरी में पिरामिड्स के रैंप भी कुछ इसी तरह है। इस थ्योरी से कुछ प्रॉब्लम्स जो पिछली थ्योरीज में हो रही थी वो सॉल्व हुई, जैसे कि बाहर कोई ह्यूज रैंप बनाने की ज़रूरत नहीं थी, टाइम और मटेरियल दोनों बचा। पिरामिड्स का शेप क्लियर और प्रॉपर बना रहा, किसी आउटर रैंप ने उसके एजेस को कवर नहीं किया। अभी तक पिरामिड के अंदर इंटरनल रैंप का कोई क्लियर प्रूफ नहीं मिला है, बस कुछ वर्ड्स और कोराइडर्स को डिटेक्ट किया गया है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जिन्हें लोग क्यों समझते हैं हिडन रैंप्स का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।